थैंक यू वेरी मच। आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए तथा अपना मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज अपना समय देने का कष्ट किया। और इसी के साथ प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला जी, जिनका मार्गदर्शन हम समय समय पर लेते रहते हैं, जो हायर एजुकेशन काउंसिल हरियाणा के चेयरपर्सन भी हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर विनीता जी, जो पूर्व डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल रह चुकी हैं और सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुकी हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल में, और इस समय मेंबर के नाते, एग्जीक्यूटिव मेंबर के नाते एनसीवीटी, जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, उसका कार्यभार उनके पास है। उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना समय इस महत्वपूर्ण विषय के लिए निकाला। हमारे मित्र और हमारे सहयोगी और हमारे इंडस्ट्री पार्टनर श्री वीबी गुप्ता जी, जो जेबीएम को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां के अध्यक्ष हैं, जिनके साथ मिलकर पिछले कई वर्षों से यूनिवर्सिटी बहुत सारे प्रोग्राम्स को नई दिशा दे रही है। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा उनका धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को समझा और विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक नए एक्सपेरिमेंट को करने का अपना संकल्प हमारे साथ दोहराया। और आज उसी का परिणाम है कि हम इस रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन में इस कार्यक्रम को एक दिशा दे रहे हैं। इस सभागार में हमारे उद्योग जगत से आए हुए हमारे बहुत सारे मित्रगण, हमारे पार्टनर्स, जिनका मैं खास तौर से सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, परंतु प्रमुख रूप से जेबी शर्मा जी हमारे साथ बहुत समय से हैं। और इसी प्रकार से संधार से हमारे बहुत अच्छे मित्र यहाँ जुड़े हैं, जिनके साथ हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है कार्यक्रमों का। और बहुत सारे उद्योगों से हमारे यहाँ मित्र जुड़े हैं। सीआईआई से लोग आए हुए हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी फैकल्टीज और विभिन्न इंस्टीट्यूशन से लोग जो यहाँ पधारे हैं, तथा इस मंच पर बैठे मेरे फैकल्टी के लोग, हमारे रजिस्ट्रार, हमारी डीन पेडागोजी और डीन एकेडमिक्स, डीन इंजीनियरिंग, आप सबका बहुत बहुत आभार और आप सबका अभिनंदन। आज का जो ये कार्यक्रम है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ये महत्वपूर्ण बहुत कारणों से है। हम लोग जानते हैं जो बहुत सारी जो दुनिया में जितने सारे देश हैं, जब वो अपनी शिक्षा की नीति को बनाते हैं तो विभिन्न प्रकार के मॉडल्स को वो एम्प्लॉय करते हैं। और ये वैसे मॉडल होते हैं कि किस देश में कौन सा मॉडल कितना अच्छा और कितना प्रतिष्ठित और कितना सक्सेसफुल रहा है, उसके आधार पर बहुत सारे देश उनका अवलोकन करते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद वो अपने देश के अंदर उन मॉडल्स को लाने का प्रयास करते हैं। कुछ मॉडल्स जो होते हैं वो लोकली लिंक भी होते हैं, कुछ मॉडल्स लोकली लिंक नहीं होते, इसलिए विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जाता है। जैसे आज हम लोग देखते हैं फॉर्मल स्कूलिंग हमारे यहाँ है, दुनिया भर में इस मॉडल को जब बनाया गया, चलाया गया, तो उसकी जो रूपरेखा है विभिन्न देशों ने उस रूपरेखा को फॉलो किया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन दुनिया भर में चलती है, तो बहुत सारे देश इन मॉडल्स को असेस करते हैं और फिर उनको अडॉप्ट करते हैं। तो जो नीतियां बनती हैं, वो नीतियां बहुत सारे मॉडल्स को स्टडी करके बनती हैं, कुछ उनको अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए दुनिया में दो प्रकार की जो मॉडलिंग है, वो दो प्रकार से देश अडॉप्ट करते हैं। या तो पॉलिसी ट्रांसफर होता है या पॉलिसी डिफ्यूजन होता है। और बहुत जगहों पे पॉलिसी ट्रांसफर, जहाँ जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं होते, तो वो नॉर्मली पॉलिसी ट्रांसफर्स भी करते हैं। तो इसके पीछे की भी एक कल्पना और स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, परंतु मैं उसमें नहीं जाऊंगा। विषय यहाँ पे ये है कि पॉलिसी डिफ्यूजन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स दुनिया भर में देश पिक करते हैं, और उन्हीं पॉलिसी डिफ्यूजन का एक परिणाम है कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को बहुत सारे देशों ने अपने अपने देशों में अडॉप्ट किया है, उसको अपने देश की नीड्स के अनुसार उस रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को डिप्लॉय किया है। पायनियरिंग कंट्रीज में अगर हम नाम लें तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को अपने देश के अंदर बहुत अच्छी तरह से डिप्लॉय किया, और उनका मानना है कि बहुत सारे एडवांटेज
रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को डिप्लॉय करने के साथ उस देश में उस मॉडल को डिप्लॉय करने से अचीव किए हैं। इसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में और साउथ अफ्रीका ने बहुत सक्सेसफुली रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन को अपने देश के अंदर डिप्लॉय किया है। इन देशों ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन देशों ने रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को डिप्लॉय करने के कारण से अपने देश में पाई है। सबसे बड़ी चीज है कि जो इनइक्वालिटीज हैं, जो बेस्ड ऑन जिसे हम कहते हैं प्रिविलेजिंग ऑफ सर्टेन लर्निंग्स एंड क्वालिफिकेशन, हमारे देश या दुनिया में बहुत सारी क्वालिफिकेशंस की प्रिविलेजिंग हो गई है, जैसे बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, एमए, इस प्रकार की जो क्वालिफिकेशन है फॉर्मल सेक्टर में, इनकी एक प्रिविलेज बन गई है और इसके कारण से जो नॉन फॉर्मल क्वालिफिकेशंस हैं उनको हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से नहीं देखते या उनके प्रति हमारा ज्यादा ध्यान नहीं जाता। तो एक प्रकार की जो समाज के अंदर इनइक्वालिटीज हैं, उन इक्वालिटीज को इन डेवलप्ड नेशन ने अपने रिसर्चेस में पाया है कि जब रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को लाते हैं तो वो उन इनइक्वालिटीज को खत्म करने में एक सहायक भूमिका निभाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ये जो जिसको हम परमिएबिलिटी भी कहते हैं, यानी परमिएबिलिटी इन एजुकेशन। मैं जब कॉर्पोरेट में रहा हूं तो कॉर्पोरेट में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फंजिबिलिटी ऑफ स्किल्स। जब हम किसी को ट्रेन करते हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर और उसके बाद उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखते हैं, उसके विभाग किस विभाग में उसको काम करना चाहिए, तो हम उसके स्किल्स की फंजिबिलिटी देखते हैं और स्किल्स की फंजिबिलिटी के आधार पर जिन ट्रेनिंग्स को हमने उसे दिया होता है, हम देखते हैं कि वो और किन विभागों में, क्या वो अकाउंट्स में भी काम कर सकता है, क्या वो मैनेजमेंट में काम कर सकता है, क्या वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए काम कर सकता है, क्या वो कॉम्पेंसेशन के लिए काम कर सकता है। तो फंजिबल स्किल्स को बहुत ज्यादा वैल्यू कॉर्पोरेट्स के अंदर दी जाती है। तो इन देशों ने यह पाया कि जो परमिएबिलिटी ऑफ एजुकेशन है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग से आप उस परमिएबिलिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छी तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं और उसका एक बेनिफिट स्टेट्स ने बड़े सकारात्मक रूप से उठाया है। तीसरा जो एक जिसको एवरीवन, आज समाज में बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिनके पास अनुभव तो है लेकिन उनको एक्सेस नहीं है हायर एजुकेशन का किन्हीं कारणों से। लेकिन जब आप रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के मॉडल्स की स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि दिस मॉडल हैज एक्चुअली हेल्प्ड in fostering the जिसको हम बोलते हैं equitable access to employment, equitable access to education and equitable access to growth। और इसके कारण से बहुत सारे देशों में पॉवर्टी एजुकेशन है, जहां पे पुअरेस्ट ऑफ पुअर को एक्सेस टू अर्निंग मोर इन अ सस्टेनेबल मैनर, ये जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है ये उसको सपोर्ट करती है। और ये जो मैं बिंदु बता रहा हूँ ये आधार है इसका जो रिसर्च दुनिया भर में अच्छे देशों ने, विकसित देशों ने रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को अपने देश में डिप्लॉय करने के बाद देखा है। भारत की अगर हम बात करें आज की डेट में, भारत में हम जनरल एनरोलमेंट रेशो को जो मैप करते हैं, तो जनरल एनरोलमेंट रेशो को मैप करने की जो हायर एजुकेशन में जो एज ग्रुप है वो 18 से लेके 23 साल की एज ग्रुप है। अब 18 से 23 साल के एज ग्रुप में हमारा 140-145 मिलियन के करीब युवा भारत के अंदर है, लेकिन भारत का जीआर हायर एजुकेशन में लगभग 27.1 या 27.2% है, जिसका अर्थ है लगभग 35 से 37 मिलियन के करीब ही युवा हायर एजुकेशन के अंदर आज एनरोल्ड हैं। तो 105-107 मिलियन युवा हैं कहां पे? तो जो स्टडीज हम पढ़ते हैं, जिन स्टडीज को हम देखते हैं, उसमें 105 मिलियन में लगभग 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं लेकिन हायर एजुकेशन में नहीं है। यानी 50 मिलियन जो है वो शायद 10th या 11th तक या डिप्लोमा करके रह गए होंगे, लेकिन जो 50 मिलियन 105 मिलियन में की पॉपुलेशन है, ये 12वीं कक्षा या इक्विवेलेंट टू 12वीं इनके पास क्वालिफिकेशन है, इनके पास एलिजिबिलिटी टू हायर एजुकेशन है, परंतु ये हायर एजुकेशन में नहीं है। अब भारत की सबसे बड़ी जो डायकोटमी है वो ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो 80% है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। अब जब इस प्रकार के लोग हायर एजुकेशन में नहीं है, ये स्वाभाविक रूप से इनफॉर्मल सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं। जब ये एम्प्लॉयमेंट में चले जाते हैं तो वहां पे ये समय के साथ साथ किसी को शैडो करते करते ये किसी काम को सीखते हैं और उसी काम को सीखते सीखते ये अपनी ग्रोथ उस कंपनी के अंदर पा लेते हैं। परंतु इन लोगों की ग्रोथ भी कहीं ना कहीं पे कैप हो जाती है। मेरे अच्छे दोस्त उद्योग से यहाँ आए होंगे, कई लोग जो आईटीआई करके या डिप्लोमा करके ही रह जाते हैं, कई साल के अनुभव के बाद भी वो ग्रोथ नहीं पाते क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन नहीं होती, उनके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती। तो
ऐसे परिस्थिति में भारत, क्योंकि भारत के अंदर इस प्रकार की डाइवर्सिटी है, जहां एजुकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस की भी डाइवर्सिटी है, और एक्सपीरियंस भी कहा इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के अंदर जो हायर एजुकेशन के अंदर जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। मेरा ये मानना है कि हायर एजुकेशन के अंदर हमें ऐसे सेक्टर्स को देखना चाहिए, ऐसे क्वालिफिकेशंस को देखना चाहिए जिन क्वालिफिकेशंस का इंपैक्ट डायरेक्ट इकोनॉमी के ऊपर है। और अब भारत के अंदर क्योंकि बी वॉक और एम वॉक और डी वॉक जैसी क्वालिफिकेशंस को लाया गया है, तो बड़ा आसान है, क्योंकि इन क्वालिफिकेशंस को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ अलाइन किया गया है। तो वोकेशन जो भारत के अंदर लोग आज परस्यू कर रहे हैं, जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, उनको मैप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। हमारे विश्वविद्यालय ने इसमें बहुत अच्छी पहल की है कि वोकेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ हायर एजुकेशन के अंदर एलिजिबल पॉपुलेशन जो आज उद्योग में अंदर काम कर रहा है, उनको हम उन क्वालिफिकेशंस के साथ मैप करेंगे। और ये बहुत चुनौती वाला काम है। मैं इसके लिए सराहना करूंगा हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीन इंजीनियरिंग है और डीन एकेडमिक्स है, इन लोगों ने बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। उद्योग के साथ मिलकर स्टूडेंट्स का उन प्रोफाइल्स के लिए उनकी प्रोफाइल मैपिंग करना शुरू किया। ये बड़ा आसान काम नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में जब हम देखते हैं तो प्रोफाइल क्रिएशन ही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद उनकी स्किल असेसमेंट फॉर हायर एजुकेशन, या जिस पूर्व अनुभव की हम बात करते हैं उस पूर्व अनुभव का असेसमेंट करना। मैं आज बधाई देना चाहूंगा अपने जेबीएम की टीम को और अपने एकेडमिक्स की टीम को और इंजीनियरिंग टीम को, जिन्होंने मिलकर पोर्टफोलियो क्रिएशन और असेसमेंट फॉर बीवॉक एंड टूर एंड डाई को एक बहुत अच्छी दिशा दी है। मुझे उम्मीद है जब ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, ये भारत के अंदर एक नई दिशा दे सकता है। आदरणीय चेयरपर्सन साहब एआईसीटी के हमारे यहाँ बैठे हैं, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि सर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग इन हायर एजुकेशन में कुछ क्वालिफिकेशंस को एआईसीटीई हमें स्पॉन्सर करे, फंड करे, उसको प्रमोट करने के लिए हम इसके ऊपर और रिसर्च करके, इसके ऊपर और डिटेल्ड वर्क करके एक अच्छी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, टूल्स और टेक्निक्स को डेवलप कर सकते हैं, जिसको पूरे भारतवर्ष में लिया जा सकता है और भारत इसको आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरह से डिप्लॉय कर सकता है। इसके इम्प्लीकेशंस एम्प्लॉयबिलिटी पे डायरेक्ट है, इसके इम्प्लीकेशंस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, इसके इम्प्लीकेशंस इनोवेशन और क्रिएटिविटी के ऊपर है, और इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है भारत अपनी जनरल एनरोलमेंट रेशियो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दर्शाई गई है 50% की 2035 तक उसे अचीव कर सकता है। तो पुनः मैं एक बार आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। इसके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है। ये भारत की ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।